शिव छत्रपति महाराज की। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ गणदेवी में थे और अब गणदेवी में भगदड़ मची हुई थी। लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। हर जगह बस अफरा तफरी ही नजर आ रही थी। अरे बचाओ, भागो, मराठा सैनिकों ने हमला कर दिया है, एक महिला चिल्लाई। शांता मौसी, जल्दी से बंटू को लेकर घर के भीतर चली जाओ, कि मार देंगे। पूरे गणदेवी में ये प्रतीत हो रहा था कि आई हुई मराठा सेना लोगों का संहार करने के लिए आई है। शिवाजी को ये बात कतई मंजूर नहीं थी। उन्होंने सूरत पर हमला करने से पहले ये बात गांठ बांध ली थी कि वो किसी भी आम इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। शिवाजी ने लोगों की भगदड़ देखकर अपना काफिला वहीं रुकवा दिया। रुक जाओ। सभी मराठा सैनिक रुक गए। जिन जिन मराठा दलों को विदेशी राजदलों के खेमों की छानबीन के आदेश दिए गए थे, उन तक ये आदेश पहुंचा नहीं। वो हर घर को तलाशने में व्यस्त थे, लेकिन बाबुल की जानकारी और शिवाजी के आदेश के मुताबिक वो सभी घरों पर धावा नहीं बोल रहे थे। ये घर? एक मराठा ने पूछा। नहीं, ये विदेशी नहीं लगता। घर के बाहर मोमबत्तियां जल रही हैं, पर घर की बनावट तो मराठी है। डच और अंग्रेजों के घर उनकी बनावट से पता लग जाते हैं, और हो सकता है कि घर वालों के पास दिए ना हो। यहाँ सब लोग मिल बांट के रहते हैं, विदेशी भी। तो फिर हम उन्हें क्यों लूट रहे हैं? दूसरे सैनिक ने पूछा। ताकि हम उन्हें मुगलों के अत्याचार से रिहा करवा सकें। दूसरा सैनिक समझ गया कि शायद शिवाजी का इस लूट के पीछे सिर्फ छीना झपटी का इरादा नहीं है, इस लूट के पीछे उनका कोई नेक मकसद भी है। उनको एक घर के बाहर 2 विदेशी बग्गियां और एक घोड़ा बंधा हुआ दिखा। सैनिकों को यकीन हो गया कि जरूर वो घर विदेशियों का है। सैनिक ने धड़ाम से उस घर के दरवाजे को तोड़कर खोल दिया। सैनिक अंदर घुसे, पर उस एक कमरे वाले घर में कोई नहीं दिख रहा था। सन्नाटा था। अंदर से कुंडी लगी हुई थी, पर अंदर कोई नहीं है। दोनों सैनिक थोड़े से आगे बढ़े। गुसल खाने में होंगे। दोनों ने उस तरफ अपने पैर आगे बढ़ाए। जैसे ही आगे बढ़े, वहां चिमणा जी खुद आ पहुंचे। धाड़गे? अभी नहीं, शिवाजी ने रुकने को कहा है। दोनों सैनिक चिमणा जी की ओर मुड़े। जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन पर एक छुरी से वार हुआ। वो छुरी धाड़गे के बख्तर पर लगी। वो बच गया। सैनिकों ने देखा कि घर में एक स्त्री एक हाथ में बच्चा लेकर दूसरे हाथ में पकड़े हुए छुरी से उन पर हमला कर रही है। वो स्त्री विदेशी थी। उसकी बेचैनी और घबराहट देखकर सैनिक समझ गए कि वो घर में अकेली है। सैनिकों ने पलटवार नहीं किया। चिमणा जी घोड़े से उतरकर अंदर चले आए। उनको आते देख वो स्त्री और डर गई। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, उसने छुरी दिखाकर कहा। उस स्त्री ने जिस तरह छुरी पकड़ी हुई थी, उससे चिमणा जी को ये लगा कि वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कर रही है। चिमणा जी ने उसको दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम आपको मारने नहीं आए हैं। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति नहीं है। चिमणा जी को स्त्री पर दया आ गई। उन्होंने उसे समझाते हुए और विश्वास दिलाते हुए कहा, हम निर्दोषों को नहीं मारते। आप ये छुरी रख दीजिए, हम चले जाते हैं। आप बेखौफ होकर सो जाइए। चिमणा जी दोनों सैनिकों को लेकर घर से बाहर चले गए। सैनिकों के बाहर जाते ही स्त्री की गोद में सोया हुआ बच्चा जोरों से रोने लगा। स्त्री उसे संभालने लगी, पुचकारने लगी, पर वो रोना बंद नहीं कर रहा था। चिमणा जी और दोनों सैनिकों को उस बच्चे और मां पर तरस आ गया। वो उस बच्चे को रोते नहीं देख सकते थे, पर कर भी क्या सकते थे। तीनों को वहीं पर खड़े खड़े थोड़ा समय बीत गया। तभी वहां शिवाजी आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? चिमणा जी, आप दल के साथ क्यों नहीं हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवाजी ने बात खत्म की तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने एक पल में मामला भांप लिया। चिमणा जी ने उस स्त्री से पूछा, ये इतना रो क्यों रहा है? सुबह से खाना नहीं खाया है और घर में अनाज का दाना भी नहीं है। मराठा सेना हमला करने वाली है, इसकी खबर सुनते ही सुबह से सारे बाजार भी बंद हो गए हैं। शिवाजी को यह बात सुनकर अफसोस हुआ। उन्होंने तुरंत फिरंगोजी से कहा, फिरंगोजी, 4 बोरी चावल अभी इनको दे दो। जी राजे। क्या हमला करने वाली मराठा सेना के सेनापति आप ही हैं? उस स्त्री के इस सवाल से सब चौंक गए। शिवाजी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। वो स्त्री उनको शक की नजर से देख रही थी। तभी शिवाजी ने कहा, नहीं,
हम तो यहाँ के सूबेदार के सिपाही हैं। उस मराठा सेना का हमला ना हो इसलिए निगरानी कर रहे हैं। तभी 4 बोरी चावल लाकर सैनिकों ने स्त्री के घर में रख दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपको इसी तरह दयावान बनाकर रखे ताकि मुझ जैसे लाचारों की सहायता होती रहे। शिवाजी वहां से चल दिए और साथ में पूरी सेना भी उनके पीछे चल दी। वापस जाते वक्त चिमणा जी ने शिवाजी से पूछा, राजे, आपने उस स्त्री से क्यों कहा कि हम वो मराठा सेना नहीं है? कहते तो शायद अनाज देने से वो आपकी कृतज्ञ हो जाती। नहीं चिमणा जी, उस स्त्री के लिए मराठा सेना दुश्मन है, क्योंकि हमारी वजह से उसका बेटा सुबह से भूखा है। अगर हमने उसे अपनी असलियत बता दी होती तो फिर वो हमारा अनाज कभी नहीं लेती। तो हम माफी मांग लेते न राजे। माफी मांगने से सामने वाला पिघल जाता है। माफी और प्रायश्चित में फर्क होता है। माफी तो मांग लेते, शायद वो दे भी देती, पर उसके बेटे को पूरे दिन भूखे रखने का प्रायश्चित हम कैसे कर पाते? चिमणा जी शिवाजी की बातों का मतलब समझ गए और आगे उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। अब सेना गणदेवी की छावनी तक पहुंच गई। तानाजी, शिवाजी ने कहा। जी राजे, इनायत खान तक एक आखिरी पैगाम भिजवा दो। जी राजे। तानाजी ने अपना घोड़ा बगल में बसाई छावनी की ओर किया और शिवाजी अपने खेमे में चले गए। इधर सूरत में इनायत खान तक शिवाजी के पहुंचने की खबर भी पहुंच गई थी। जनाब, शिवाजी गणदेवी तक आ पहुंचा है और इस बार खबर पक्की है, क्योंकि मैं एक नहीं 25 चश्मदीद गवाहों को लेकर आया हूं। वजीर ने इनायत खान के सामने अपने गवाह पेश करते हुए कहा। इनायत खान ने वजीर के पीछे देखा तो एक लंबी सी कतार लगी हुई थी। 25 लोग अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। आप सब लोगों को कैसे पता चला कि शिवाजी गणदेवी तक पहुंच गए? उन 25 लोगों में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हम गणदेवी के निवासी हैं हुजूर। कल रात ही शिवाजी की सेना वहां आ धमकी थी। दूसरे ने कहा, हम काफी डर गए थे हुजूर। उसके पास कितने सिपाही हैं? इनायत खान ने पूछा। हजारों की तादाद में हैं हुजूर। इनायत खान को अब लगा कि सचमुच सूरत पर आफत आ पड़ी है। कितने हजार? ठीक ठीक बताओ, इनायत खान ने तफ्तीश के लिए पूछा। माफ कीजिए हुजूर, असल में हम उनकी सेना का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए थे। आधी रात हो चुकी थी। इनायत खान को लगा कि शायद शिवाजी का इस तरह से हमला करना उन्हीं के खिलाफ जा सकता है। उसने एक मुस्कान के साथ उन लोगों से पूछा, आपको शिवाजी की सेना ने कितनी मार लगाई? सभी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। इनायत खान को यह देखकर थोड़ा शक हुआ। हुजूर, मारा तो बिल्कुल नहीं, उल्टा हम सबको 2-2 बोरी चावल दान में दे दिया। क्या इतनी दयाशीलता? जी हुजूर। वजीर ने बात को समझाते हुए कहा, जनाब, शिवाजी यहाँ सिर्फ अमीरों को लूटने के मकसद से आया है, ना कि आम आदमी को हानि पहुंचाने के लिए। उसको जैसे ही पता चला कि लोग उसकी सेना से डरे हुए हैं, उसने तुरंत दान देकर सबको अपनी तरफ कर लिया और ये विश्वास दिला दिया कि उनको कुछ नहीं होगा। ये शिवाजी हर खेल में खुद को और सियाना बनाता जा रहा है। अब तक हम ये समझ रहे थे कि वो नहीं आ रहा है, पर अब इस खबर ने हमें हैरत में डाल दिया है। तभी एक सिपाही ने आकर इनायत खान के सामने सिजदा किया। जनाब, शिवाजी का दूत आया है। इनायत खान अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। क्या? इनायत खान ने वजीर से नजर मिलाई। पानी अब सर तलक आ चुका था। इनायत खान और वजीर की नजर में जो बात हुई, उससे ये तय हो गया कि अब अगर उन्हें खुद को डूबने से बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। उस दूत को पेश किया जाए। इनायत खान की आवाज में एक डर सा महसूस हो रहा था। वहां खड़े 25 गवाहों को रवाना किया गया और उस दूत को इनायत खान के पास लाया गया। उस दूत को देखकर इनायत खान आग बबूला हो गया था। इनायत खान उसे वहीं खत्म कर देना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी भी युद्ध से पहले भेजे जाने वाले दूत को मारना कायरता की निशानी है। उस दूत के हाथ बंधे हुए थे। दूत ने वहां मौजूद सभा को देखा। इनायत खान की तरफ उसकी नजर गई तो उसी को देख रहा था। उसने इनायत खान की तरफ 2 कदम बढ़ाकर कहा, शिवाजी राजे का इतना खौफ कि मेरे हाथ तक बांधे रखा गया है। इनायत खान के जैसे अहंकार को ठेस पहुंची। उसने अपने सिपाही से कहा, खोल दे इसे। हाथ खुलते ही दूत के चेहरे पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इनायत खान दूत की चालाकी समझ गया, पर वो मजबूर था।
उसे शिवाजी का मंसूबा जानना जरूरी था। उसने अपना गुस्सा पी लिया और आगे कुछ नहीं बोला। वो दूत की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वजीर ने दूत से मुखातिब होते हुए पूछा, अब ये बताओ कि आखिर शिवाजी सूरत क्यों आया है और वो क्या चाहता है। दूत ने कहा, कल दोपहर से पहले ही शिवाजी राजे सूरत में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए शहर के रईस व्यापारी बहरजी वोहरा, हाजी कासिम और सैयद बैग को और खुद तुम्हें चाहिए कि राजा साहब से मिलकर खंडनी तय कर लें, वरना जितने भी राजदल हैं उन्हें मराठा तलवार की तबाही का सामना करना होगा। इनायत खान उस पल सिर्फ अपने दल के साथ नहीं बैठा था। वहां उसी वक्त अंग्रेज और डच भी बैठे हुए थे। उन्होंने इनायत खान को अनादर पूर्वक देखा और वहां से तुरंत उठकर चलने लगे। वजीर से रहा ना गया। उसने पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? अंग्रेज अधिकारी ने कहा, हमें जिसका डर था वही हो रहा है। सूबेदार साहब को हमने पहले भी समझाया था कि शिवाजी को कम मत आंको, पर वो नहीं माने। अब पानी सर तक आ गया है तो हम इसमें क्यों अपने आप को शामिल करें। हमें शिवाजी की इस मांग से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर अंग्रेज और डच वहां से चले गए। इनायत खान उन्हें कुछ न कह सका। उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही थी। इनायत खान शिवाजी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था। उसने दूत से पूछा, कितनी खंडनी चाहिए? दूत ने कहा, वो तो राजे ही तय करेंगे। मैं तो आपका संदेश राजे तक पहुंचा दूंगा कि आप खंडनी देने के लिए तैयार हैं। फिर आप खुद आकर शिवाजी से खंडनी तय कर लीजिए। वजीर को लगा कि इनायत खान इस बात से मना कर देगा। मना करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उसे खजाना सुल्तान को महफूज पहुंचाना था। अगर उसने ये खजाना शिवाजी को देकर सौदा कर लिया तो सुल्तान उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनायत खान ने धीरे से कहा, ठीक है, हम खंडनी देने को तैयार हैं। सारे मुगल शागिर्द चौंक गए। वजीर की आंखें चार हो गई। जनाब, वजीर ने चिंतित स्वर में कहा। इनायत खान ने हाथों से वजीर को खामोश रहने का इशारा किया। वजीर की चिंता फिर भी कम ना हुई। इनायत खान ने बात आगे बढ़ाई, कल हम आपकी गणदेवी वाली छावनी में आकर शिवाजी से खंडनी की बात कर सुलह कर लेंगे। दूत के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। ठीक है, कल दोपहर को सूरज जब चरम सीमा पर होगा तब आपका मराठा छावनी में इंतजार रहेगा। दूत इतना कहकर चला गया। वजीर खुद को रोक ना पाया। उसने कहा, ये क्या किया जनाब? अब सुल्तान को क्या जवाब देंगे? इनायत खान उठकर अपने कमरे में चला गया। जाते जाते उसने कहा, तखलिया। शिवाजी इनायत खान की रजामंदी से खुश हो गए। उन्होंने अपने दूत को शाबाशी दी और सबको आराम करने के लिए कहा। सुबह हुई, 4 बजे थे। सारा सूरत शहर चैन की नींद सो रहा था। भोर में ही उठ जाने वाले लोग अपना नित्य कर्म पूरा कर रहे थे। ठंडी गुलाबी सी हवा ने सारे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सूरत शहर के 2 नागरिक दक्षिण द्वार के पास वाले जंगल की तरफ किसी काम से जा रहे थे। अचानक से जमीन पर पड़े पत्ते हिलने लगे, जैसे जमीन के भीतर सांप रेंग रहे हों। दोनों की चाल धीमी हो गई। दोनों ने पत्तों की सरसराहट की तरफ ध्यान केंद्रित किया। वो क्या है? पत्ते इस तरह क्यों हिल रहे हैं? क्या हो सकता है वहां? एक ने डरते हुए सवाल किया। दूसरा इस आवाज से डर गया था। उसने पूछा, कोई बड़ा सा सांप हुआ तो? क्या पता, पर यह कोई सांप नहीं लगता। पत्ते कुछ ज्यादा हिलने लगे। वो दोनों और ज्यादा डरने लगे और अब पीछे हट रहे थे। अचानक से पत्तों से एक आदमी उठ खड़ा हुआ। दोनों नागरिकों की डर के मारे चीख निकल गई। दोनों ने डर के मारे वहां से वापस घर की ओर दौड़ लगा दी। दोनों ने ये तक नहीं देखा कि आखिर वो कौन था। उस आदमी ने उठकर आसपास देखा, कोई न था। उसके पूरे शरीर पर पत्ते चिपके हुए थे। वो आहिस्ता से चलने लगा। उसकी चाल से ये लग रहा था कि उसे पता है उसे कहाँ जाना है। वो इंसान जैसे जैसे दौड़ता गया वैसे वैसे उसके शरीर से पत्ते गिरते चले गए। वो सीधा मराठा छावनी तक पहुंच गया। छावनी के पास पहरेदारों ने उसे वहीं रोक लिया। कौन है? इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? शिवाजी से मिलना है। क्यों? राजे से क्या काम है? तभी वहां बहिर जी आ गए। उन्होंने तुरंत उस शख्स को पहचान लिया। बाबुल। बहिर जी उसके पास गए और उसके बदन पर लगे पत्तों को हटाने लगे।
बहिर जी ने उसे तुरंत अंदर छावनी में प्रवेश दिया और अपनी कोठी में ले गए। बहिर जी ने पूछा, तू इस वक्त जंगल से आया? हाँ, मेरे पीछे मुगल सिपाही पड़े थे, कब से मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए जंगल में छिप गया था। बाबुल ने कहा, पर जंगल में क्यों छिपा हुआ था तू तो मोची है ना वहां? हाँ, पर मैं महल से भागा था, इनायत खान ने मुझे पकड़ लिया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इनायत खान अपना सोना औरंगजेब के पास भेज रहा है। मैंने बग्गियां भी देखी हैं जिसमें सोना भरा हुआ था। बहिर जी भौचक के रह गए। मतलब इनायत खान हमें खंडनी देने वाला है, एक धोखा है। ये बात राजे को अभी के अभी बतानी होगी। बहिर जी तुरंत शिवाजी की छावनी में पहुंचे और शिवाजी को जगा राजा शिवछत्रपती महाराज की। सूरज की पहली किरण सूरत में अनहोनी बनकर निकली। अक्सर सूरज उगने के साथ प्राकृतिक नजारे इंसानों की बस्ती को मोहक बनाते हैं, पर आज इंसानों की बस्ती से प्रकृति नदारद लग रही थी। सूरत शहर में कोहराम मच गया। हर तरफ लोगों की चीखें, दर्द भरी आवाजें और लाशों के कतारें। ये मंजर पहली बार देखा जा रहा था। लोगों को ये यकीन ही नहीं हुआ कि जो सेना हमला कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वीर मराठा शिवाजी राजे की थी। क्या ये वाकई शिवाजी है? हाँ, उन्हीं की सेना है जिसने सूरत पर हमला किया है। ऐसा क्या हो गया कि शिवाजी जैसे योद्धा को इतना बड़ा हमला करना पड़ा? पता नहीं, जरूर यहाँ के सूबेदार ने उनके साथ कोई बगावत की होगी। दो आदमी हमले की कुछ दूरी पर एक चट्टान पर बने अपने झोंपड़े में बैठकर ये बात कर रहे थे। दोनों सुरक्षित ऊंचाई पर थे। उन तक ये परेशानी नहीं पहुंच पा रही थी। हम किस्मत वाले हैं कि हमने यहाँ घर बनाया है, पर नीचे जो है उनका क्या? उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का? पूरा सूरत शहर इस मंजर को सहन नहीं कर पा रहा था। पहले सबको लगा कि शिवाजी राजे हैवानियत पर उतर आए हैं और आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमले का कोहरा छटने लगा, लोगों को ये पता चलने लगा कि शिवाजी सभी को नहीं मार रहे हैं। खास तौर पर औरतों और बच्चों को बचाया जा रहा है, ना कि मारा जा रहा है। हम सिर्फ विदेशी राजदलों को ही लूटने आए हैं, बाकी आम इंसानों को डरने की जरूरत नहीं है। शिवाजी के सैनिक ये बात चिल्लाते जा रहे थे ताकि लोगों में खामखा का डर ना फैले। इस बीच एक पति पत्नी का जोड़ा भागते भागते अपने घर में सुरक्षित चला गया था। पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। शिवाजी किसे मारने आए हैं और किसे बचाने? मुझे मालूम है कि आखिर शिवाजी को यह हिंसक कदम क्यों उठाना पड़ा। सूरत के सूबेदार को राजे से जल्द बात करनी चाहिए, पर सूबेदार है कहाँ? ना उसका कोई सिपाही नजर आ रहा है और ना ही कोई सेना। आखिर इस हिंसा का किसी न किसी को तो जवाब देना होगा ना। तभी एक तरफ तानाजी और फिरंगोजी ने झोंपड़ों के एक समूह को घेर लिया था। अंदर काफी लोग छिपे हुए थे। 25-30 मराठा सैनिकों ने उन झोंपड़ों के इर्द गिर्द तैनात रहकर बार बार उनसे बाहर आने का आदेश दिया। बाहर आओ, अंदर छिपकर कोई फायदा नहीं, हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अंदर से एक आवाज आई, नहीं, तुम लोग चाहो तो हमारी जान ले लो, लेकिन हम बाहर नहीं निकलेंगे। फिरंगोजी ने समझाते हुए कहा, अरे जान चली जाएगी तो धन भी किसी काम का नहीं होगा। इतने ना समझ मत बनो, यहाँ कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। बाहर आओ और आत्मसमर्पण कर दो। इतना कहकर मराठा सेना खामोशी से अंदर बंद लोगों का इंतजार करने लगी। तभी वहां तानाजी आए और उनके एक सैनिक से पूछा, यहाँ क्यों घेरा डाला हुआ है? सिपाही ने कहा,
ये सभी घर फिरंगी राजदलों के हैं जो इनायत खान तक अपना कर और मदद पहुंचाते रहते हैं। ये दुश्मन के वफादार हैं। अंदर सिर्फ राजदल के अधिकारी हैं। नहीं, उनके परिवार भी साथ हैं, सैनिक ने कहा। तानाजी को यह सुनकर चिंता हुई। वे तुरंत फिरंगोजी के पास गए और बोले, फिरंगोजी, अंदर सिर्फ अधिकारी नहीं हैं, उनके परिवार वाले भी हैं। आप ऐसे उनको घेर लेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। अंदर जो परिवार वाले हैं वो इन राजदलों के परिवार वाले नहीं हैं, वो हमारे मराठा परिवार हैं जो इन्होंने ढाल की तरह अपने आगे खड़ा किया है ताकि हम उन पर सीधा हमला ना करें। तानाजी को ये बात सुनकर हैरानी हुई। क्या अंदर के सारे परिवार हमारे लोग हैं? हाँ, फिरंगोजी ने जवाब दिया। पर ये उन तक पहुंचे कैसे? हमने तो अचानक हमला किया है, किसी को तैयारी का वक्त भी नहीं दिया, तो ये कैसे? बहिर जी ने बात काटते हुए कहा, ये इनायत खान की चाल है। इनायत खान? तानाजी ने सवाल किया। हाँ, इनायत खान। बाबुल ने जानकारी दी है कि इनायत खान लड़ने की हिम्मत नहीं रखता और औरंगजेब ने उसे हुक्म दिया था कि राज्य का खजाना उन तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए ताकि हमें कुछ हासिल ना हो। पर इस बात की सजा इन मासूमों को क्यों दे रहा है वो? इन्होंने उसका क्या बिगाड़ा है? तानाजी ने पूछा। यही तो इनायत खान की चाल थी। उसने अंग्रेज, डच और तुर्की राजदलों से कहा है कि मराठा लोगों को पकड़कर अपने पास रख लें ताकि वक्त आने पर उन्हें ढाल बना सकें। तानाजी ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें इनायत खान पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से चिल्ला दिया, इनायत खान, वो सूरत शहर छोड़कर जा चुका है। क्या? हाँ, वो यहाँ से भागकर उत्तर की तरफ कहीं भाग गया है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है। शिवाजी इनायत खान के महल तक पहुंच गए थे। वो महल के बीचों बीच इनायत खान की राजगद्दी को देख रहे थे। उनके बगल में उनके अजीज मराठा सैनिक भी खड़े थे। शिवाजी असल में वहां खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। सभी सैनिक शिवाजी के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात से नावाकिफ थे। तभी वहां तानाजी आ पहुंचे। राजे, तानाजी ने शिवाजी का ध्यान भटकाया, पर वो जरूरी था। कहो तानाजी। हमने सुना इनायत खान के बारे में। हमने भी सुना, राजे ने अफसोस के साथ कहा। हम आपका ये अफसोस समझ सकते हैं राजे, पर शिवाजी ने तानाजी की बात काटते हुए कहा, नहीं, हमें अफसोस खुद पर नहीं हो रहा, हमें अफसोस ये सोचकर हो रहा है कि इतिहास भी कैसे कैसे कायरों और मक्कारों को अपनी गद्दी का मालिक बना देता है। एक ऐसा सूबेदार जो अपने ही शहर की हिफाजत नहीं कर सकता, वो देश कैसे चलाएगा? असली राजा वही होता है जो अपनी जनता का साथ मुश्किल वक्त में भी ना छोड़े। तानाजी एक पल के लिए शांत रहे। वो शिवाजी की बात से सहमत थे। उन्होंने शिवाजी की ओर आगे की रणनीति की आशा से देखा। शिवाजी ने तानाजी की तरफ देखा और कहा, सभी राजदल लूट लिए गए? कुछ अहम ठिकाने हैं जहां उन दलों ने हमारे लोगों को बंदी बनाकर हमें उन तक पहुंचने से रोक रखा है। हम वहां तक पहुंचने की तरकीब सोच रहे हैं। शिवाजी ये सुनकर तुरंत महल से बाहर निकलकर अपने घोड़े पर बैठ गए। उन्होंने अपना घोड़ा वापस शहर की तरफ दौड़ा दिया। इस तरफ सूरत से 50 मील दूर उत्तर में इनायत खान अपनी एक छावनी बनाकर बैठा था। दरअसल वो छिपा हुआ था। उसने अपने साथ 200 मुगल सिपाहियों का दल और सोने से लदी हुई सोने की बग्गी रखी थी। वजीर ने इनायत खान से आकर पूछा, जनाब। इनायत खान ने वजीर को देखा। वजीर कुछ बोला नहीं। इनायत खान की नजर 2 पल के लिए वजीर पर पड़ गई। इनायत खान से वजीर की यह खामोशी सहन ना हुई। अब क्या तेरा सिजदा करूं मैं? बात पता क्या है? गुस्ताखी माफ, पर हम शायद। हाँ, पता है गलती कर रहे हैं, हम जानते हैं। इनायत खान ने वजीर की बात को समझते हुए कहा, हम जानते हैं कि हम भाग निकले हैं, पर हम भी क्या करें? शिवाजी जैसा सरफिरा आदमी हमने आज तक नहीं देखा है। ना कोई संदेश, ना ही कोई चहल पहल, बस अचानक से हमला। वजीर ने कहा, पर जनाब, यही तो एक सेनापति का काम होता है।
इनायत खान ने तुरंत वजीर का गला दबोच लिया। अब तू मुझे सिखाएगा कि सेनापति का काम क्या होता है। वजीर की सांसें फूलने लगी। वो कराहने लगा, जनाब जनाब, हमारा वो मतलब नहीं था, माफी। इनायत खान ने चाहा कि वो अपना गुस्सा उस पर उसी वक्त निकाल दे, पर उसने वक्त का तकाजा देखते हुए उसे छोड़ दिया। वजीर ने चैन की सांस ली। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था जनाब, माफ कर दीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि वो सेनापति का काम है। आप सूबेदार हैं और हमारे ढांचे में सूबेदार सेनापति से ऊपर होता है, मतलब कि आप उससे ज्यादा होशियार हैं। आपके पास तो इस मुश्किल से निकलने की तरकीब भी होगी। वजीर ने इनायत खान की खुशामदी का रास्ता अपनाया ताकि शिवाजी पर निकलने वाला गुस्सा उस पर ना निकल जाए। इनायत खान ने कहा, सोची तो है, पर अब लगता है कि हम हमारी ही सोच में फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि सोना लेकर सुल्तान के पास चले जाएं और सारी बात साफ साफ बता दें, या फिर वापस सूरत जाकर शिवाजी का सामना करें। वजीर ने कुछ न कहा। वो किसी भी गलत फैसले में खुद को शामिल नहीं करना चाहता था। कुछ पल छावनी में शांति रही। इनायत खान को जब कोई जवाब ना मिला तो उसने वापस वजीर के सामने देखा। उस पल वजीर ये समझ गया कि उसका सूबेदार किसी भी तरह के फैसले लेने के लायक नहीं है, पर आदेशों का पालन करना उसका भी उतना ही फर्ज था जितना एक साधारण सिपाही का होता है। वजीर ने बात को संभालने के मकसद से कहा, सच कहें और नहीं तो क्या कसीदे सुनाएगा? बता क्या कर सकते हैं? अच्छा लगा तो तू उस फैसले की बागडोर संभाल लेना। वजीर को लगा कि इससे अच्छा तो कुछ ना ही बोले, क्योंकि बोलने के बाद उसका फंसना तय है, तो ना बोलकर चुपचाप सजा सुन लेना समझदारी है। पर वो ऐसा शागिर्द था जिसे अपने फैसले तक लेने का अधिकार नहीं था, पर खुद अपने फैसले ना लेने का अर्थ ये तो नहीं कि आप गलत फैसले लें। वजीर ने बीच का रास्ता सोचते हुए कहा, मैं दोनों पर अपनी राय बताता हूँ, आप तय कीजिए कि कौन सा आपको ठीक लगता है। अगर आप सुल्तान के पास जाएंगे तो वो आपको जरूर कोई ना कोई कड़ी सजा देंगे, क्योंकि वो कतई ये नहीं चाहेंगे कि आप उनकी आर्थिक राजधानी को यूं छोड़कर चले आए। और अगर आप वापस सूरत शिवाजी का सामना करने के लिए जाते हैं तो शायद शहीद हो जाएंगे। दोनों तरफ से आपकी मौत तो तय है, पर एक मौत आपको सम्मान दिला सकती है और दूसरी थोड़ी देर के लिए सन्नाटा था। आप वापस जाकर सच बताएंगे तो सब आपको कायर समझ लेंगे, पर अगर आप वापस सूरत जाकर मर भी जाते हैं तो भी आप शहीद कहलाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि करना क्या है। इनायत खान वजीर के इस दो तरफा जवाब से परेशान हो गया। ये दो तरफा खेल मेरे लिए ही बचाकर रखा था क्या? सीधा सीधा बता नहीं सकता था कि कौन सा रास्ता सही है? मैं कैसे फैसला कर सकता हूं जनाब? सूबेदार आप हैं, मुगलों का भविष्य आपके हाथों में है। वजीर की इस हाजिर जवाबी और चालाकी का इनायत खान के पास कोई जवाब ना था। वजीर ने बात में वजन बढ़ाते हुए कहा, और वैसे आपको बता दूं कि सूरत में हमारे भरोसेमंद ताल्लुकात अंग्रेजी, डच और तुर्कों के साथ भी हैं, जो वहां मराठाओं के बीच फंसे हुए हैं। तो अगर हम उन्हें यूं मरने के लिए छोड़ देंगे तो पूरे मुगल साम्राज्य की बदनामी होगी। इनायत खान वजीर की इन बातों से और छटपटा गया। वो वजीर से कुछ कदम दूर खड़ा हो गया। वजीर को ये बात पता चल गई कि इनायत खान पर उसके तंज का काफी गहरा असर पड़ रहा है, और वो इस असर को जी भरकर देख रहा था और मजे ले रहा था। पहली बार किसी वजीर को किसी सूबेदार की जबान बंद करने का मौका मिला था। इनायत खान ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, हमने फैसला कर लिया है। वजीर की आंखें बड़ी हो रही थीं। हम सूरत वापस जाएंगे, शिवाजी का सामना करेंगे। वजीर के चेहरे पर मुस्कान छा गई। जनाब का परचम बुलंद रहे, वजीर ने खुशामदी के अंदाज में कहा। बाकी सभी मुगल सिपाही साथ बोल उठे, परचम बुलंद रहे, परचम बुलंद रहे। पर दूसरे ही पल इनायत खान ने कहा, पर हम सीधा हमला नहीं करेंगे,
हम पहले अपना दूत भेजेंगे। शिवाजी से भिड़ंत करने से पहले हम उसे एक आखिरी चेतावनी देना चाहते हैं। वजीर ने अफसोस के साथ आंखें बंद कर ली और सांस भरते हुए मन ही मन कहा, उफ, कैसा सूबेदार है। पूरे राज्य की आर्थिक राजधानी की कमान उसे सौंपी है जो अपनी आवाम को बचाना तक नहीं जानता। वजीर, हमारा फैसला ठीक है ना कि हमें शिवाजी को एक आखिरी चेतावनी देनी चाहिए? इनायत खान ने पूछा। बिल्कुल सही फैसला है जनाब, इनायत खान ने कहा। हाँ, बात तो मुझे भी सही लग रही है। और इस बार सिर्फ कोई आम दूत शिवाजी तक नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसा दूत भेजेंगे कि शिवाजी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वजीर को इस बात से थोड़ी सी हैरानी हुई। उसने इनायत खान के पास जाकर कहा, ऐसा क्या सोचा है आपने जनाब? इनायत खान ने वजीर को कुछ कहा नहीं। वो बस मन ही मन मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, शाहीन को भेजा जाए। वजीर शाहीन के नाम से चौंक गया। जनाब, शाहीन को दूत बनाकर भेजेंगे? हाँ, इनायत खान ने घमंड के साथ कहा। पर शाहीन क्यों? शाहीन को दूत होने का जरा सा भी अनुभव नहीं, और सच कहें तो वो तो एक योद्धा है, आपका सबसे काबिल और ताकतवर सिपाही। जानते हैं, इसीलिए तो भेज रहे हैं। वो पहले शिवाजी को प्यार से समझाएगा। अगर शिवाजी प्यार से मान गया तो ठीक है, पर अगर वो नहीं माना तो शाहीन शिवाजी जैसे 10 को तो कच्चा चबा जाएगा। वजीर कुछ बोल न पाया। उसे इनायत खान के फैसले पर खुशी भी हो रही थी और साथ में खौफ भी हो रहा था, क्योंकि शिवाजी कभी भी समर्पण नहीं करने वालों में से थे। और अगर कहीं शिवाजी ने शाहीन को मार दिया तो? शिवाजी राजे, बहुत कर लिया तमाशा, अब तू हमारा खेल देख, इनायत खान ने घमंड के साथ बोल दिया। इनायत खान अभिमान में चूर मुस्कुरा रहा था। तभी वहां 7 फीट ऊंचा एक विशालकाय आदमी आकर छावनी के बीचों बीच खड़ा हो गया। इनायत खान भी उसके सामने बच्चे जैसा लग रहा था। शाहीन ने आकर इनायत खान के सामने सिजदा किया और फिर वहीं ठहर गया। इनायत खान की लंबाई अब जाकर शाहीन के बराबर हुई। इनायत खान उसके पास गया और कहा, लंबे वक्त बाद मिले हो शाहीन, पर देर आए दुरुस्त आए। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? हाँ, शिवाजी का खात्मा।